नमस्कार, महाराष्ट्र टीवी 24 के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पिंकी खानोरकर और अब खबरें विस्तार से। सुप्रिया सुले ने कहा है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के बयान पर देवेंद्र फडणवीस का भाजपा ने पहली बार अपमान किया है। इस पर भाजपा प्रवक्ता धर्मपाल मेश्राम ने कहा कि सुप्रिया सुले भूल गई है कि उनके पिता शरद पवार ने 2004 में कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद का मौका तब भी दिया था जब विधायकों की संख्या अजित पवार के पत्ते से ज्यादा थी। शरद पवार को लगा होगा कि पवार परिवार का मुख्यमंत्री मेरे अलावा कोई नहीं होना चाहिए, तो अब एनसीपी कांग्रेस के अंदर ही लड़ाई नजर आ रही है। महाराष्ट्र के लोग शरद पवार के कद पर ध्यान नहीं दे रहे। 105 आमदार असताना माननीय देवेंद्रजींनी मुख्यमंत्रीपद स्वीकारण्यापेक्षा पक्षादेश म्हणून उपमुख्यमंत्रीपद स्वीकारलं। देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांनी आपलं मोठं मन दाखवलं आणि पक्षादेशाचा सांभाळ केला, परंतु सुप्रियाताई सुळे बेमालूमपणे आणि सोयीस्करपणे ह्या विसरल्या की त्यांचे पिताश्री शरद पवार साहेबांनी 2004 मध्ये आमदारांची संख्या राष्ट्रवादी काँग्रेसची जास्त असताना देखील अजित पवारांचा पत्ता कापण्यासाठी म्हणून काँग्रेसला मुख्यमंत्रीपदाची संधी दिली। याबद्दल बोलायचं सोडून सुप्रियाताई सुळे बावनकुळे साहेबांच्या वक्तव्यावर अशा पद्धतीची प्रतिक्रिया देणं हे सगळ्यांच्यासाठी आश्चर्यजनक आहे। पवार साहेबांना वेळोवेळी हे वाटत आलं असावं की पवार घराण्यातला मुख्यमंत्री हा माझ्याशिवाय इतर कोणी असू नये आणि म्हणूनच आता ज्या पद्धतीची लढाई राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अंतर्गत दिसते आहे की एकीकडे अजित पवार साहेबांचे कार्यकर्ते मुख्यमंत्री पदाच्यासाठीचे होर्डिंग लावतात, तर दुसरीकडे लगोलग सुप्रियाताई सुळेंचे समर्थक त्यांच्या मुख्यमंत्री पदाच्या होर्डिंग लावल्याचं आपल्याला दिसत आहे। पवार साहेबांनंतर नेमका कोण, तर पवार साहेबांनंतर अजित पवारांना देखील मुख्यमंत्री पदाची संधी चालून आलेली असताना पवार साहेबांनी त्यांना मुख्यमंत्री होऊ दिलं नाही आणि मग आता शरद पवार साहेब आपल्या स्वतःच्या पोटच्या मुलीला मुख्यमंत्री पदावर पुढे करण्यासाठी म्हणून या पद्धतीची व्यूहरचना आखत आहेत काय, अशाच पद्धतीचा संदेश आत्ता त्यांच्या कृतीवरून दिसत आहे। पण हे लक्षात घ्या, मला अत्यंत दुर्दैवानं हे नमूद करावंसं या ठिकाणी वाटतं की ज्या महाराष्ट्रानं शरद पवार साहेबांच्या सारखाचा उंचीचा नेता पाहिला, आता ते फार फार माघारलेले आहेत आणि म्हणून त्यांच्या वक्तव्याची, त्यांच्या कृतीची, त्यांच्या व्यूहनीतीची देखील दखल आत्ता महाराष्ट्राची जनता घेताना दिसत नाही आहे आणि हे देखील सुप्रियाताई सुळेंनी हेरलं पाहिजे, ओळखलं पाहिजे आणि त्या पद्धतीनंच कोणत्याही नेत्याच्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया देताना त्या पद्धतीची त्यांची वागणूक असली पाहिजे, अशाच पद्धतीचं आव्हान मी आपल्या माध्यमातून करत आहे। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए खास रिपोर्ट। रोहित पवार को चंद्रशेखर बावनकुले को धमकी नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि एक सामान्य भाजपा कार्यकर्ता भी रोहित पवार को अपना कार्रवाई योग्य जवाब दे सकता है। चंद्रशेखर बावनकुले के बारे में बात करने का अधिकार और योग्यता रोहित पवार के पास नहीं है। रोटी खाने वाले का काम रोहित पवार कर रहे हैं। रोहित पवार अपने दादा की पुनाई पर ही रह रहे। रोहित पवारांना मी अत्यंत विनम्रपणे सांगू इच्छितो, पवार साहेबांच्या नादी लागायचं नाही म्हणजे काय करायचं, ही तुम्ही बावनकुळे साहेबांना दिलेली धमकी समजायची काय? आणि जर या पद्धतीने तुम्ही वागणार असाल तर लक्षात ठेवा, भारतीय जनता पक्षाचा सामान्यातला सामान्य कार्यकर्ताही तुम्हाला उत्तर आणि कृतीपूर्ण उत्तर देण्यासाठी सक्षम आहे। ज्याची खावी भाकरी त्याची करावी चाकरी। अरे तुम्ही आज्याच्या पुण्याईवर जगतात, तुम्हाला बावनकुळे साहेबांच्या संदर्भात बोलण्याची तुमची लायकी आणि पात्रता मुळातच नाही, हे समजून घ्या। महाराष्ट्र टीवी 24 की खास रिपोर्ट। सेवानिवृत्त स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक कृति समिति सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग नागपुर की ओर से संविधान चौक पर सार्वजनिक बांधकाम विभाग के कार्यवाही का निषेध किया गया। इस निषेध आंदोलन में सभी सेवानिवृत्त बुजुर्ग कर्मचारियों ने अर्धनग्न होकर आंदोलन कर सरकार की कार्रवाई के खिलाफ नारेबाजी की और अपना निषेध व्यक्त किया। इस दौरान सहसचिव वामन बोरकर ने कहा कि हमारी इतनी ही मांग है कि सरकार जो गलत तरीके से जो हमारा समावेश कर रही है, इसके पहले भी होना चाहिए था।
हम आगे की पीढ़ी के वरिष्ठ पद के लिए कार्य किए होते, मगर इस तरीके से समाविष्ट करते हुए हम कर्मचारियों के साथ अन्याय किया जा रहा है। 2005 में समाविष्ट हमें किया गया, जिस कारण यह कर्मचारी नाराज है। तो वही इसके पहले भी इन कर्मचारियों ने राज्यपाल को इस संबंध में निवेदन दिया था, मगर सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते अर्धनग्न आंदोलन किया जा रहा है। और सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने मांग की है कि जल्द हमारी पेंशन में बढ़ोतरी की जानी चाहिए और हमारी सभी मांगे पूर्ण की जाए। मगर मांगे पूर्ण नहीं होती है तो इससे भी बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी आंदोलनकारियों ने दी है। हमारी प्रमुख मांगे है कि हमारे ऊपर जो भी इन लोगों ने अन्याय किया है उस बारे में उन्होंने हमें 89 से सभापति साहब पद पे अपनी समावेशन करने का था, वो उन्होंने 2005 में किया। ये हमारा अन्याय हुआ, हमारे ऊपर अन्याय हुआ है, वो हमारा दूर करे और 89 से हमें सभापति साहब पद पे समावेशन करके हमें आगे का लाभ मिलना चाहिए। जैसा कि 1/10/94 को जूनियर इंजीनियर का और उससे बाद में 12 साल के बाद 1/10/6 को उप अभियंता का पगार मिलना चाहिए। ये हमारी 3 प्रमुख मांग है। पिछले कम से कम तभी 7 साल हो गए। उद्देश्य ये है कि अभी तक किसने अर्धनग्न उपोषण तो किया ही नहीं। हमारे अभी 50 से लेकर 85 साल तक के लोग ये कुपोषण कर रहे हैं और इसका दबाव इनके ऊपर कम से कम होना चाहिए करके हम ये कर रहे हैं। आखिरी हमारा यही उपाय रह गया था, वो आज हम कर रहे हैं। ये तो हमारा मुंबई के जो बड़े सचिव है वही उसके ऊपर निर्णय आएंगे, वो जो कहेंगे वो हम करेंगे। अब देखना ये होगा कि सरकार इन सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मांगे कब तक पूर्ण करती है। महाराष्ट्र टीवी 24 की खास रिपोर्ट। कॉन्स्ट्राइब कर्मचारी महासंघ की ओर से संविधान चौक पर अपनी मांगों के लिए कर्मचारियों की ओर से धरना आंदोलन किया गया। इस दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। कर्मचारियों ने आंदोलन में कहा गया कि देश में लोकशाही है या पेशवाही चल रही है। 2009 में सभी विभाग में नौकरियां खाली हुई है। अब तक ना ही नई भर्तियां की गई है, ना ही कोई प्रमोशन हो रहा है, जिसके चलते विभाग के कर्मचारियों ने सरकार को एक पत्र में सवाल किया है कि देश में इस तरह से कर्मचारियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जिससे साफ दिखता है कि देश में लोकशाही चल रही है या पेशवाही। इस पेशवाई में अगर कर्मचारियों को न्याय नहीं मिल रहा है, जिसके चलते राज्य के 5 लाख कर्मचारी अपने विभाग में आंदोलन कर रहे हैं। कर्मचारियों ने कहा है कि इसका निवेदन मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को देने के बाद भी मागास वर्गीय समाज की मांगे ये सरकार पूर्ण नहीं कर रही, इसलिए इस तरह से कर्मचारियों को आंदोलन करना पड़ रहा है। इसका निवेदन भी जिल्हाधिकारी को दिया जाएगा। आंदोलन आहे, लोकशाही की पेशवाई। खरं म्हणजे 2009 पासून भरती बंद आहे, प्रमोशन तर बंद आहे आणि म्हणून मग आम्ही शासनाला मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री यांना कळवलं की लोकशाही की पेशवाई, कारण आम्हाला असं वाटते हे लोकशाही नसून हे पेशवाईच आहे आणि पेशवाईमध्ये सगळं बंद आहे आणि या पेशवाईमध्ये आम्हाला जर न्याय मिळत नसेल तर आम्हाला जागा होणं भाग आहे। म्हणून आज महाराष्ट्रभर 5 लाख कर्मचारी यात सहभागी झालेले आहेत। प्रत्येक जिल्हा प्रत्येक विभागीय कार्यालय इथं आमचे आंदोलन आज सुरू आहे 1 ते 2 आणि या आंदोलनामध्ये जास्तीत जास्त कर्मचारी सहभागी आहेत। आमचं हे इथलं आंदोलन संपलं की आम्ही विभागीय आयुक्तांना निवेदन देऊ आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊ आणि त्यांना सांगू की बाबा आमचं हे शासनापर्यंत पोहोचवा, कारण आमच्या काही मंडळींनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या व्हॉट्सअपवर पण आमच्या मागण्या टाकल्या आहेत, तर त्यांनी पाहिल्या आहेत आणि आम्हाला दुःख होत आहे की आमच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष होत आहे। समाज कल्याण आता सध्या एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री यांच्याकडे समाज कल्याण खाते आहे, पण ते समाज कल्याण खात्यावर काहीच बोलत नाही, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या मागण्यावरही काही बोलत नाही। म्हणजे तुम्हाला सगळं तात्काळ सगळ्यांना देता, मागासवर्गीयांना का देत नाही हा मोठा प्रश्न आमच्या पुढे आहे आणि म्हणून आम्ही याचं आंदोलन सुरू केलेलं आहे। देश के बढ़ते हालात, महंगाई, बेरोजगारी, पेंशन जैसी समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आज अपनी मांगों के लिए इन कर्मचारियों को रास्ते पर उतरना पड़ रहा है, अपनी हक की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। ऐसा ही हाल इन आंदोलन में आए कर्मचारियों का हुआ है, जिसके चलते आज इन्हें अपने हक के लिए
सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ने की नौबत आन पड़ी है। अब देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इन कर्मचारियों की मांगे पूर्ण करती है या नहीं, या इसी तरह इन मागास वर्गीय कर्मचारियों को आंदोलन आगे भी करना होगा। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए नागपुर से खास रिपोर्ट। कांग्रेस में प्रदेश स्तर पर मतभेद दूर नहीं हो पा रहा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले को पद से हटाने की मांग कांग्रेस के ही पदाधिकारियों ने की है। पार्टी के प्रदेश निरीक्षक रमेश चेनीथला को पत्र लिखा गया था। पटोले की कार्यशैली का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि उनके कारण संगठन को बड़ा नुकसान हो रहा है। पत्र में लिखा गया है कि विदर्भ में अल्पसंख्यक और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समाज बड़ी संख्या में कांग्रेस का समर्थन रहा है। यहाँ 10 लोकसभा व 66 विधानसभा क्षेत्र में ये समाज प्रभाव रखते हैं। प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले इन समाज को महत्व नहीं दे रहे हैं और साथ ही नजरअंदाज करते नजर आ रहे। विधान परिषद चुनाव में सत्यजीत तांबे की उम्मीदवारी को लेकर भी पटोले केवल राजनीति करते आ रहे हैं। उसके कारण कांग्रेस को इसका नुकसान भी हुआ है। पोक्सो की विशेष अदालत के न्यायाधीश ओपी जायसवाल ने तहसील थाने के चर्चित दुष्कर्म प्रकरण में आरोपी पिता को दोषी करार देते हुए दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। नाराधाम मोहम्मद इमरान अमरुद्दीन अंसारी अपनी ही सगी 2 बेटियों को हवस का शिकार बनाता था। आरोपी इमरान की करतूतों का पता चलने के बावजूद प्रकरण को दबाने का प्रयास करने वाले उसके भाई शमसुद्दीन, भाभी नूरजहां और इमरान की दूसरी पत्नी शाहिना को भी 5000 जुर्माना और कोर्ट की कार्रवाई खत्म होने तक न्यायालय में खड़े रहने की सजा सुनाई गई है। तहसील पोलीस ठाण्याच्या अंतर्गत 2020 मध्ये दिवाणशाह तकिया मोमीनपुरा या विभागामध्ये एका व्यक्तीने म्हणजे तिच्या स्वतः पहिल्या पत्नीपासून असलेल्या 2 सख्या मुलींवर वारंवार बलात्कार केल्याचा अपराध तहसील ठाण्यामध्ये अपराध क्रमांक 628/2020 मध्ये कलम 376(2), कलम 506(2), 506(ब), त्याचबरोबर पोक्सो कायदा कलम 4, 6, 8, 10 आणि 21 अंतर्गत अपराध दाखल करण्यात आला होता। त्या अपराधामध्ये तत्कालीन तपास अधिकारी WPSI महिला पोलीस अधिकारी पुरी मॅडम, त्याचबरोबर PSI प्रशांत राठोड यांनी यांचा तपास पूर्ण करून सर्व पुराव्यांशी दोषारोपपत्र माननीय न्यायालयामध्ये सादर केले। याच्यामध्ये विशेष पोक्सो न्यायाधीश यांच्या मार्फतीने हे कामकाज झालं आणि यामध्ये महत्त्वाची भूमिका ही सरकारी वकील रश्मी खापर्डे यांनी पाहिली। सर्व अपराध कागदपत्रांच्या आधारे, सर्व साक्षी पुराव्यांच्या आधारे माननीय न्यायालयाने काल दिनांक 23 फेब्रुवारी 2022 रोजी आपला निकाल जाहीर केला। यामधला जो मुख्य आरोपी होता त्या आरोपीला मोहम्मद इम्रान कमरुद्दीन अंसारी राणा दिवाणशाह तकिया मोमीनपुरा याला माननीय न्यायालयाने कलम 4 पोक्सो कायदा, त्याचबरोबर कलम 6 पोक्सो कायदा या अंतर्गत दोन्ही कलमांतर्गत त्याला डबल आजीवन कारावासाची शिक्षा सुनावलेली आहे। त्याचबरोबर इतर कलमांतर्गत त्याला 8 कलम 8 अंतर्गत 3 वर्ष आणि कलम 10 अंतर्गत त्याला 5 वर्षाची शिक्षा सुनावण्यात आलेली आहे। त्याचबरोबर त्याच्या या गुन्ह्यातील इतर जे त्याच्या घरातील साथीदार होते त्यांना माननीय न्यायालयाने 5000 रुपयाचा दंड, त्याचबरोबर दिवसभर माननीय कोर्टामध्ये हजर राहण्याबाबतचा आदेश देण्यात आलेला आहे। बहुजन मुक्ति पार्टी की ओर से आज पूरे महाराष्ट्र के सभी 36 जिलों में बजट जलाओ आंदोलन किया गया। इसी श्रृंखला में आज शहर के संविधान चौक पर बजट की होली जलाकर नारेबाजी करते हुए आंदोलन किया गया। अनिल नागरे बहुजन मुक्ति पार्टी पिछले साल मोदी सरकार द्वारा जो बजट पेश किया गया था उससे भी कम बजट इस साल पेश हुआ है, जिससे जनता को फंसाने का काम ये सरकार कर रही है। आज बहुजन मुक्ति पार्टी की ओर से बजट जलाओ आंदोलन यहाँ संविधान चौक में किया जा रहा है और इसके अलावा महाराष्ट्र भर में 36 जिलों में यह बजट जलाओ आंदोलन संपन्न किया जा रहा है। ये बजट जलाओ आंदोलन इसलिए किया जा रहा है कि इस महीने में जो बजट केंद्रीय वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है ये भारतीय जनता के अपेक्षाओं के विरुद्ध में है। इस बजट में कृषि को लेकर बजट में बढ़ोतरी करने के बजाय घटा दिया गया, आरोग्य के क्षेत्र में बढ़ोतरी करने के बजाय बजट को कम कर दिया गया, शिक्षा के क्षेत्र में भी बजट बढ़ाना चाहिए था उसको भी कम कर दिया जाए। यानी भारतीय जनता के विकास के लिए जो मौलिक बातें हैं शिक्षा, रोजगार और आरोग्य, इसमें बजट बढ़ाने के बजाय ये बजट पिछले साल की तुलना में कम कर दिया गया
विश्व के बजट की तुलना में अगर भारत के बजट की तुलना करते हैं तो बहुत कम मात्रा पाई जाती है। इसलिए हमारे देश का विकास जिस तरह से होना चाहिए नहीं हो रहा। ये जो मोदी सरकार है वो कहती है कि हमें विश्व गुरु बनना है, ये बीजेपी सरकार के पीछे जो है मोहन भागवत वो भी कहता है हम विश्व गुरु बनाएंगे, लेकिन विश्व गुरु बनने के लिए जो शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना चाहिए उसकी तरफ ध्यान दिखाई देती सरकार दिख नहीं रही है। पिछले साल बजट में शिक्षा पर 2.64% और इस साल 2.51% का बजट पेश किया गया, जो काफी कम है। इसीलिए आज आंदोलन कर बजट की होली जलाई गई। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए खास रिपोर्ट। कलमना थाना क्षेत्र में करीब 4000 किलो चावल की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। संबंधित चावल जिससे पिकअप मिला है वो वाहन बिगड़ने के कारण चावल से भरी बोरियां पुलिस के हाथ लग गई। पुलिस ने चावल जब्त कर 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस घटना की जानकारी मिलने पर कलमना थाने की पेट्रोलिंग टीम ने पूछताछ की तो एक संदिग्ध पिकअप वैन चिखली चौक के पास काफी देर से खड़ा था। उसी दौरान पेट्रोलिंग की टीम वहां पहुंची और देखा कि चालक आबिद अंसारी वाहन के पास खड़ा था। वाहन खराब होने का कारण यह खड़ा किया गया ऐसा बता रहा था। उसी दौरान पेट्रोलिंग की टीम उसके पास गई और पूछताछ करना शुरू कर दिया। इस पूछताछ के दौरान पता लगा है कि इस गाड़ी में चावल से भरी बोरियां रखी हुई है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी से चावल से भरी बोरियां बिल मांगा तो चालक के पास बिल नहीं होने का पता चला। पुलिस ने पूछताछ में चालक से उसके मालिक का नाम भी पूछा, मगर उसने बताने से इनकार कर दिया। ऐसी उलझी बातों से पुलिस को उस पर शक होने लगा और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ शुरू कर दी तो पता चला कि यह अनाज से भरी गाड़ी किसी तनवीर नाम के शख्स की फरमाइश पर यशोधरा नगर के एक गोदाम से चावल लाया जा रहा है और उसी गाड़ी में लाद कर कलमना में ले जाने की बात कही गई। आरोपी से पूछताछ में पता चला है कि यह गाड़ी चोरी छुपे लाई गई है। दिनांक 20/2/2023 रोजी सायंकाळी 6 वाजताच्या दरम्यान पोलीस स्टेशनला अशी माहिती प्राप्त झाली की एका बोलेरो पिकअप वाहनामध्ये काही तांदूळ ट्रान्सपोर्ट करण्यात येत आहे। अशी माहिती मिळाल्यावरून पोलीस स्टाफ त्या माहितीच्या अनुषंगाने कळमना ब्रिजकडे गेला असता तेथे एक संशयित बोलेरो वाहन ट्रॅव्हलिंग करताना आढळून आला। त्याला थांबवले असता त्या ट्रॅव्हलचा जो चालक आहे त्याला विचारपूस केली असता त्याने त्यामध्ये तांदूळ असल्याचे सांगितले। त्याला बिलाबद्दल विचारणा केली असता त्याच्याकडे कोणतेही बिल आढळून आलं नाही। तर सदर मुद्देमाल आणि चालक याला पोलीस स्टेशनला घेऊन आलो आणि चालकाचे नाव शेमन अन्सारी राहणार नंदनवन हा आहे। त्याला माल कोणाचा आहे याबद्दल विचारपूस केली असता त्याला फक्त तन्वीर नावाचाच एक माणूस आहे एवढीच माहिती आहे। जास्त काही त्याच्याकडून माहिती मिळाली नाही तरी आम्ही तन्वीर नावाचा जो पाहिजे आरोपी आहे त्याला अटक करीत आहोत। बहरहाल कलमना पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई कलमना पुलिस कर रही है। महाराष्ट्र टीवी 24 के हिंदी बुलेटिन में इतना ही। आप बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए महाराष्ट्र टीवी 24 के साथ। नमस्कार। संकेत ज्वेलर्स आप सभी मित्र परिवार के साथ आकर जरूर आनंद लीजिए। विवाह के आभूषणों की खरीदी पर तो विशेष उपहार है। पूरे परिवार के लिए सभी आभूषण एक ही जगह किफायती दरों में। संकेत ज्वेलर्स, मेन रोड, बूटीबोरी। संपर्क 7887751349। रेगुलर नमक का सेवन आपके स्वास्थ्य को पहुंचा रहा है हानि, तो आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखकर खाने में पोषण के साथ स्वाद लाने के लिए आ गया है आपके सेहत का साथी न्यू चार्म सावली प्रोडक्ट अष्टमूर्ति सेंधा नमक। सेंधा नमक शरीर में 97 पोषण तत्वों की कमी को पूरा करे, लकवा, हार्ट अटैक समेत अनेक बीमारियों की जोखिम से बचाए, रक्तचाप और 48 गंभीर बीमारियों पर नियंत्रण लाकर ठीक करे। सेंधा नमक 100% बीपी और शुगर से बचाता है, क्योंकि ये अम्लीय नहीं क्षारीय है। आपके स्वास्थ्य का हितकारी नमक अष्टमूर्ति सेंधा नमक, काला नमक। हमारा पता
अष्टमूर्ति सेंधा नमक 124 से रामकृष्ण सभागृह के पास महादेव नगर लावावाड़ी नागपुर। कॉन्टैक्ट 9158912670 और 9329326540। जर तुम्हाला निसर्गरम्य वातावरणाचा आनंद घ्यायचा असेल आणि काही क्षण आपल्या परिवारातील सदस्य किंवा मित्रांसोबत निवांतात घालवायचे असेल तर आमच्या श्यामलीला ॲग्रो टुरिझम अँड रिसॉर्टला नक्की भेट द्या। अगदी माफक दरात फक्त 700 रुपयात तुम्ही तुमचा दिवस आनंदात घालवू शकता। प्रति व्यक्ती तुम्हाला 700 रुपये प्रमाणे श्यामलीला ॲग्रो टुरिझम अँड रिसॉर्ट कडून वैशिष्ट्यपूर्ण सेवा मिळेल। पर्यटकांचे पारंपरिक पद्धतीने स्वागत, चहा नाश्ता, चुलीवरचे शाकाहारी मांसाहारी जेवण, मुक्कामी राहण्याची उत्तम व्यवस्था, लहान मोठ्यांसाठी खेळणी पार्क, शिवार फेरी, पारंपरिक पद्धतीनं तयार होणारे कच्ची घाणी तेलापासून तयार केलेल्या भाज्यांचा स्वाद अनुभवता येईल, ऑर्गॅनिक भाजीपाला, फळबाग आणि त्यांची विक्री, नवनाथ आश्रम दर्शन, कोलार जलाशय फेरफटका, बिझनेस संधी, बेरोजगार व शेतीकरिता ट्रेनिंग, वाढदिवस पार्टी, लग्न, रिसेप्शन करिता बुकिंग सुरू, स्विमिंग पूल, रेन डान्स। अधिक माहिती हवी असल्यास आम्हाला संपर्क करा। सुनील पाल 9021433560, मुक्काम तेलंगखेडी, नवनाथ आश्रम जवळ, पांढुर्णा रोड, तालुका सावनेर, जिल्हा नागपूर।